हेलो क्लास 9th, वेलकम इन एक स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, इसका लेक्चर नंबर 1। अब इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को शुरू करूं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो ये पूरा कोर्स रहेगा, मैं सिर्फ इस लेक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ। जो भी ये पूरा साइंस का कोर्स रहेगा, ये रहेगा अकॉर्डिंग टू NCERT। मतलब NCERT में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी हम समझेंगे इस पूरे कोर्स में। साथ ही साथ हम NCERT के क्वेश्चंस करेंगे और इसके अलावा जब इतना हो जाएगा तब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक क्लियर रहे। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर वहाँ पे NCERT फॉलो हो रही है तो आप इस कोर्स की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 की। तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले समझते हैं भैया कि मैटर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो यार, मैटर जो है इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब दो कंडीशन है, पहला मास होना चाहिए, दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, जगह घेरना चाहिए, या फिर उसका वॉल्यूम होना चाहिए। अब स्पेस ऑक्यूपाई करना तो हमें समझ में आता है कि जिस भी चीज़ को रखने के लिए कुछ ना कुछ जगह की जरूरत पड़ रही है, समझ लो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मास क्या चीज़ है। तो आप ऐसे समझो, मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। मतलब अगर कोई चीज़ लोहे से बनी हुई है तो उसमें कितना क्वांटिटी है लोहे का, कितनी मात्रा है लोहे की। अगर कोई चीज़ स्टील से बनी है तो उसमें कितना मात्रा या कितना क्वांटिटी है स्टील का। मतलब जिस भी मैटर से वो चीज़ बनी हुई है उसमें उसकी जो क्वांटिटी होती है वही उसका मास होता है। मास को हम नापते हैं केजी में। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो आप अभी के लिए इतना समझ लो कि मास को हम केजी में नापते हैं, तो जिस भी चीज़ को आप केजी में माप सकते हो समझ लो उसके पास मास है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके सामने ये टेबल है। ठीक है, तो क्या इस टेबल को रखने के लिए जगह चाहिए? बिल्कुल चाहिए, यानी कि स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है ये। क्या इसका मास है? बिल्कुल, इसमें कुछ तो क्वांटिटी होगी ना। अगर इसमें लकड़ी लगी है, स्टील लगा है, तो इनकी कुछ तो क्वांटिटी इसमें है, मतलब इसका मास भी है। तो इसके पास मास भी है और ये जगह भी घेर रहा है, इसका मतलब ये मैटर है, यानी टेबल मैटर होता है। इसी तरह से अगर बुक की बात करें तो बुक भी मैटर है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, इनको रखने के लिए जगह चाहिए होगी, इनका मास भी है। ठीक है, इसी तरह से ये जो चेयर है, इसमें कुछ क्वांटिटी तो होगी ना लकड़ी की, और ये जगह भी घेरती है, मतलब इसमें मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, ये भी मैटर है। ठीक है, तो फिर से क्लियर कर दूँ एक बार कि वो कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो जगह घेरती हो उसको हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हो टेबल, चेयर, एयर, वाटर, आयरन एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? मैटर के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गई बात? अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है यार, तो क्या दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो जगह नहीं घेरता या फिर जिसका मास नहीं होता? मतलब सीधा सीधा बात करें तो क्या दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो मैटर नहीं है? तो जवाब है बिल्कुल। क्या चीज़ है वो? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है थिंग्स दैट आर नॉट मैटर। मतलब वो चीज़ें जो मैटर नहीं होती हैं उनकी लिस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे उनमें से सिर्फ कुछ चीज़ें लिखी हैं। जैसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे इमोशंस होते हैं वो मैटर नहीं होते हैं, जैसे लव, हेट, एंगर। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको किसी से नफरत है, आप किसी से हेट करते हो, तो हेट जो है इसका कोई मास नहीं होता। ठीक है ना, ये जगह ऑक्यूपाई नहीं करता। ठीक है, एंगर, गुस्सा, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं होता। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इनका कोई मास नहीं होता, इनको रखने के लिए जगह नहीं चाहिए होती, तो ये मैटर नहीं होती हैं। ठीक है, टाइम की बात करूँ मैं, ठीक है, तो टाइम का भी कोई मास नहीं होता, ना ही ये जगह घेरता है, तो ये भी मैटर नहीं है। डायरेक्शंस मैटर नहीं होती हैं, एनर्जी मैटर नहीं होती है, हमारे जो विचार हैं, थॉट्स, वो भी मैटर नहीं होते हैं, ग्रेविटी भी मैटर नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं, ना ही तो इनका मास है, ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। स्पेस ऑक्यूपाई को आप वॉल्यूम भी कह सकते हो, मतलब ना तो इनका मास है ना ही वॉल्यूम है, तो ये मैटर नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब फिजिकली मैटर कैसा होता है, इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले दो तरह की मान्यताएं थी भाई। कुछ लोग मानते थे कि जो मैटर्स होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जैसे रेत के कण हों, और कुछ लोग मानते थे कि नहीं, वो बड़े बड़े ब्लॉक से बने होते हैं, जैसे लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े। ठीक है, तो बाद में जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये बात निकल के आई कि जो मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या आएगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो देखो, इस बात को समझने के लिए आपकी NCERT में एक एक्टिविटी दी गई है।
मैं बात कर रहा हूँ जो एक्टिविटी 1.1 है आपकी एनसीईआरटी में इसकी। देखो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी किताब में उनको आप इग्नोर मत करना, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है इनसे, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपको एक्टिविटीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो इन पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर भी आप अच्छे से दे पाओगे। तो चलो मैं समझाता हूँ कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इससे हमने क्या सीखा। देखो इस एक्टिविटी से हमें दो मेन बातें पता लगती हैं, वो क्या क्या है अभी मैं आपको बताऊँगा। पहले इसको समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। देखो अब आपने यहाँ पर, ठीक है, एक वेसल में पानी भर लिया है मान लो, ठीक है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और ये जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, असलियत में वाटर के पार्टिकल्स तो नहीं दिखते हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पार्टिकल्स हैं समझ लो उनको मैग्नीफाई किया गया है मिलियंस ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस पानी में, ठीक है, सॉल्ट ऐड किया, यानी कि इस पानी में आपने थोड़ा सा नमक डाला, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने इसमें क्या डाला, नमक डाला। ठीक है, अब पहली ऑब्जर्वेशन आपको ये नज़र आएगी, ठीक है, दो चीज़ें पता लगती है इसमें, पहली बता रहा हूँ मैं। पहली ऑब्जर्वेशन आपको ये नज़र आएगी कि जब आपने इसमें नमक डाल के हिलाया इसको, तो नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो ये वाटर के कण हैं, और ये जो रंगीन आपको नज़र आ रहा है ये समझ लो सॉल्ट के कण हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा पानी नमकीन हो गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब भी ये सॉल्ट बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाए, तभी तो ये हर जगह फैल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कहो कि जब ये घुल गया तब आपको ये सॉल्ट नज़र नहीं आता है। ठीक है ना, तो मैग्नीफाई किया हुआ है, लेकिन जब ये घुल जाएगा आप सिंपली अपने घर में घोल के देखोगे तो पानी तो नमकीन हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट के कण हैं वो आपको नज़र नहीं आते हैं। तो वो आपको नज़र क्यों नहीं आ रहे और हर तरफ ही फैल गए हैं? क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं। तो यहाँ से हमें पहली बात तो इस एक्टिविटी से ये पता लगती है कि जो भी मैटर होता है उसके पार्टिकल बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, इससे दूसरी बात हमें क्या पता लगती है, इस एक्टिविटी से जो मेन चीज़ सीखने को मिलती है वो क्या है, उसको समझो। देखो जब आपने नमक ऐड नहीं किया था तब आप इसका लेवल नाप लेना, अगर आप ये एक्टिविटी करना चाहते हो खुद से तो। फिर जब आपने, जाहिर सी बात है, इसमें नमक ऐड किया तो जब तक वो नमक घुला नहीं है ना तब तक इसका लेवल थोड़ा सा तो बढ़ेगा। जैसे आपने कौवे वाली कहानी सुनी होगी कि भाई कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा सा पानी था तो उसने कंकड़ ला के डाले, पानी ऊपर आ गया, पानी का लेवल। तो इसी तरह से जब इसमें आप नमक डाल रहे हो तो पानी का लेवल जो भी हो, आपने हल्का सा नमक डाला है ये थोड़ा सा, तो थोड़ा सा पानी का लेवल भी ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। लेकिन जब आप इसको घोल दोगे ना तब आप देखोगे कि लेवल तो पहले जितना ही हो जाता है लगभग। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ कि घुलने के बाद लेवल थोड़ा सा कम हो गया? मतलब जब आपने नमक डाला था तो लेवल थोड़ा बढ़ा था, लेकिन जब वो घुल गया तो लेवल फिर से थोड़ा डाउन हो गया पानी का। आप चाहो तो करके देख सकते हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नमक तो अभी भी इसके अंदर ही है, भले वो घुल गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वाटर के कण हैं, यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जगह होती है, और उसी खाली जगह में ये नमक के पार्टिकल्स चले गए। तो वो जो खाली जगह थी उसी में ये चले गए ना, इन्होंने कोई अलग से स्पेस नहीं लिया, जो खाली जगह थी उसी में नमक के कण चले गए, इसीलिए इसका लेवल वापस से डाउन हो गया। तो यहाँ से हमें दूसरी बात जो सीखने को पता लगती है वो ये है, व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी कि वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था उसी में सॉल्ट के पार्टिकल्स चले गए हैं, वहीं पर उन्होंने अपनी जगह ले ली है। तो दो बातें इस एक्टिविटी से पता लगी। पहला क्या, पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरा क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब जो हम बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के स्मॉल होते हैं, लेकिन कितने स्मॉल होते हैं? तो ज़रा इसको एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं, या फिर एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। एक्टिविटी 1.2, ठीक है ना, ये जो 1 पॉइंट है 1.2 जो है आपकी एक्टिविटी, उसमें यहाँ पे आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, फिलहाल मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। आपको 100 मिलीलीटर वाटर लेना है, और जो ये वाटर है क्लीन वाटर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, 2-3 क्रिस्टल डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के, और इसको घोल दिया। ठीक है, घुलने के बाद आपको यहाँ पे ये पिंक कलर का नज़र आएगा। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे 90 मिलीलीटर क्लीन वाटर लेना है। पहले एक क्लीन वाटर था, लेकिन फिर इसमें से आपने इस घुले हुए में से 10 मिलीलीटर निकाल के इसमें डाल दिया। तो यही सी बात है, ये भी रंगीन हो जाएगा, लेकिन इसका कलर उससे कम होगा। ठीक है ना, हल्का होगा। फिर आपको क्या करना है, यही फिर से 90 मिलीलीटर पानी लेना है,
और 10 मिलीलीटर यहाँ से रंगीन पानी उठा के इसमें डाल देना है। तो जाहिर सी बात है फिर से आपको ये नज़र आएगा कि ये रंगीन तो हो गया लेकिन उससे हल्का है, लेकिन ये फिर से पूरा का पूरा पानी रंगीन हो गया। यही चीज़ आपको 5 से 8 बार रिपीट करनी है। आप क्या देखोगे कि हर बार आप सिर्फ इसमें से 10 मिलीलीटर निकाल के डालते हो अगले में, लेकिन वो पूरा का पूरा, ठीक है, जो पानी है वो रंगीन हो जाता है। भले उसका कलर फीका पड़ता जाता है लेकिन वो रंगीन होता जाता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है यार, हमने थोड़ा सा तो पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, इसने इस पूरे पानी में फैल के पूरे पानी को रंगीन कर दिया, और इसमें से सिर्फ 10 मिलीलीटर उठा के इसमें डाल रहे हैं, फिर वो पूरे पानी को रंगीन कर दे रहा है। अब रंगीन करने का मतलब क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट जब इसमें घुल रहा है तो फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक हो जा रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और वो हर जगह फैल जा रहा है, इसीलिए इसका कलर रंगीन नज़र आ रहा है, इसीलिए इसका कलर हमें रंगीन नज़र आ रहा है। लेकिन हम ये बार बार एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर से वैसा ही हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है ना इसके बहुत ही छोटे रहे होंगे, कि हम इतनी बार ये कर रहे हैं फिर वो हर जगह फैल जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए। तो यहाँ से हमें देखने को सीखने को क्या मिलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल इवन वी कैन नॉट इमेजिन देयर साइज, हम उनका साइज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आप यही काम डिटॉल वगैरह से भी कर सकते हो। इसमें आप कुछ बूंदे डिटॉल की डाल दो, फिर यहाँ से 10-10 मिलीलीटर उठा के साफ़ पानी में मिलाते रहो। आप देखोगे कि आप 5 से 8 बार ऐसा कर रहे हो तब भी उसमें डिटॉल की स्मेल आ रही है। ठीक है ना। तो याद रखना, हमें क्या पता लगा कि भैया जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। असलियत में जो चीज़ें अभी हमने सीखी उन्हीं का ये एक तरह से लिस्ट बना लो, क्या क्या हमने सीखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। तो पहली बात हमें क्या पता लगी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, मतलब उनके गुण बता दो। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैसियस स्टेट में हो, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, अभी हम जब स्टेट ऑफ मैटर्स को पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम सीखेंगे कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, सॉलिड्स में सबसे कम होता है, और जो लिक्विड बच गया उसमें बीच, यानी कि वो अभी जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में तब वहाँ पे हम सीखेंगे कि गैसियस जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड के पार्टिकल्स में और सबसे कम सॉलिड्स के पार्टिकल में। ठीक है, थर्ड हमें याद रखना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आपको याद रखना है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपके पास एक कागज़ की सीट हो अगर, ठीक है, अब इस कागज़ की सीट को आप सिर्फ एक कोने से पकड़ के खींचो तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी कागज़ की सीट ही खिंच जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, आपने तो सिर्फ यहाँ से पकड़ा था। असलियत में हो ये रहा है कि आपने इन पार्टिकल्स को पकड़ रखा है, हर एक पार्टिकल ने अपने बगल वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट किया हुआ है, यानी उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इसीलिए जब आप एक को खींचते हो तो सारे के सारे खींच जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो कुछ लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ हो और हम किसी एक को पकड़ के खींचें तो वो खिंचाव सबको ही महसूस होगा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है। तो वैसे ही जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, अगला जो है फोर्थ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं। गैसेस के पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, लिक्विड के उससे कम, और सॉलिड के बहुत ही कम, बिल्कुल वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन के इधर उधर, हल्का बहुत वाइब्रेट करते हैं, लेकिन मोशन उनमें भी होता है। अब जो पार्टिकल मूव करते हैं इनसे हमें दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे और पढ़ने हैं। पहला कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है यानी चल रही है, गति में है, तो उसकी गति के कारण उसमें एक एनर्जी होती है जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं अलग अलग तरह के वो आपस में डिफ्यूज़ होते हैं, आपस में घुल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, तो एक बार काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूज़न को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जो उसके गति के कारण है, मोशन के कारण है, वो चल रहा है इस वजह से है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है इसको भी समझ लो। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब दो अलग अलग तरह के मैटर के पार्टिकल का अपने आप मिल जाना, कोई अलग से आके उन्हें नहीं मिला रहा है, वो खुद ही इंटरमिक्स हो जाएं, तो उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो कि आप एक बाल्टी में या किसी बड़े से बर्तन में पानी भरो और उसमें स्याही की या नील की कुछ बूंदें डाल दो और उसको ऐसे ही छोड़ दो, आप उसको मिलाओ मत, खुद मत मिलाओ, उसको अपने आप मिलने दो। आप देखोगे कि वो नील या स्याही जो भी आपने उसमें डाली है वो धीरे धीरे हर जगह अपने आप फैल जाएगी और पूरा पानी नीला हो जाएगा। आपने तो वहाँ पे पानी के पार्टिकल्स और जो स्याही थी उसको नहीं हिलाया, उसको नहीं मिलाया, लेकिन फिर भी वो अपने आप मिल गया। क्यों? डिफ्यूजन के कारण। यानी कि जब भी दो तरह के पार्टिकल्स अपने आप यानी इंटरमिक्स हो जाएं एक दूसरे में, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है डिफ्यूजन। ये आप एक्सपेरिमेंट ऐसे भी करके देख सकते हो, जैसे एक रूम में, ठीक है, आप किसी एक कोने में परफ्यूम छिड़को तो दूसरे कोने तक खुशबू अपने आप पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हवा के पार्टिकल्स हैं और जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में अपने आप इंटरमिक्स हो जाएंगे। यानी कि वहाँ डिफ्यूजन की वजह से ऐसा हो रहा है। जो कहीं खाना बन रहा है तो खाने की स्मेल हमारी नाक तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि खाने की जो स्मेल है वो डिफ्यूज हो जाती है किसमें? क्यों? क्योंकि जो स्मेल जिन पार्टिकल्स के कारण आ रही है वो हवा में डिफ्यूज हो जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं और इसीलिए वो खुशबू हमें दूर से महसूस हो जाती है। अब आपको याद रखना है, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी और डिफ्यूजन का रेट भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये पता रहे कि जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया या नहीं। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 पे जो दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग आर मैटर। हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा मैटर है। तो भैया चेयर मैटर होता है, एयर भी मैटर होती है क्योंकि एयर को रखने के लिए जगह चाहिए, इसका मास भी होता है। लव मैटर नहीं होता है, स्मेल मैटर नहीं होता है, हेट मैटर नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि इनका मास नहीं है। आमंड मैटर है, बादाम। थॉट मैटर नहीं है, मैंने आपको भी समझाया था। कोल्ड मतलब ठंडापन या ठंडा लगना, हमें तो ठंडा जो लग रहा है वो हमें फील हो रहा है, फीलिंग है, तो वो मैटर नहीं होती है। नींबू जाहिर सी बात है यार, इसको रखने के लिए जगह चाहिए, इसका मास होता है। वाटर रखने के लिए जगह चाहिए, इसका मास होता है, तो ये भी मैटर है। कोल्ड ड्रिंक मैटर है, याद रखना, कोल्ड मतलब ठंडा लगना और कोल्ड ड्रिंक मतलब वो ड्रिंक जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो वो तो मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर नहीं है। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत जगह इसका आंसर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि ये तो मैटर होता है क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में वो तो जगह घेर रहे हैं ना। अरे भैया यहाँ पे परफ्यूम के पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही है, परफ्यूम के पार्टिकल्स की वजह से जो हमें खुशबू महसूस होती है, स्मेल महसूस होती है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इससे आप कन्फ्यूज मत होना। देखो फिर से बोल दूं, परफ्यूम के जो गैसियस पार्टिकल हैं या लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल हैं वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे उन पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उन पार्टिकल की वजह से हमें कैसी खुशबू महसूस होती है उसकी बात हो रही है। ठीक है ना। अगर यार यहाँ पे आप पार्टिकल मतलब परफ्यूम की स्मेल को मैटर बोलोगे तो फिर तो आपको यहाँ पे स्मेल को भी बोलना पड़ेगा क्योंकि ये स्मेल भी तो किसी न किसी चीज़ की ही स्मेल होगी, बिना किसी चीज़ के स्मेल थोड़ी आएगी। तो यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बोल रहे हैं कि ये तो मैटर नहीं है स्मेल, लेकिन यहाँ परफ्यूम की स्मेल है तो मैटर है। गलत बात है भाई, स्मेल तो बिना किसी चीज़ की ये वाली भी नहीं रही होगी ना, ये भी तो किसी न किसी चीज़ की ही स्मेल होगी। तो स्मेल हमारी फीलिंग मतलब एक तरह से हम जो महसूस कर रहे हैं वो है। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी चीज़ की स्मेल हो वो मैटर नहीं होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? चेयर, एयर, आमंड, लेमन, वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप देखो जो दूसरा क्वेश्चन है काफ़ी मज़ेदार है। इसमें क्या बोला गया? गिव रीजन यानी कारण बताओ फॉर दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है भाई? यहाँ पे बोला गया है दी स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट दी स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब जो गर्म खाना है उसकी खुशबू तो कई मीटर दूर से भी हमारी नाक तक पहुँच जा रही है, लेकिन जो ठंडा खाना है उसकी खुशबू लेने के लिए हमें उसके बहुत पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले तो आप ये समझो कि खुशबू हमें क्यों आ रही है खाने की। देखो मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, फूड रखा हुआ है। अब जब इस फूड के बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हवा में डिफ्यूज़ होके हमारी नाक तक पहुँचेंगे, मान लो यहाँ पे हम हैं,
ठीक है, हमारी नाक तक जब ये पार्टिकल हवा में डिफ्यूज़ होकर पहुंच जाएंगे तब हमें इस खाने की खुशबू महसूस होगी। अब हो क्या रहा है, जब ये खाना गर्म होता है यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमने अभी पढ़ा था जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसके पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ेगा। तो जो गर्म खाना है ना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो इसके पार्टिकल्स हवा में डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं, हवा में मिक्स हो जा रहे हैं और हमारी नाक तक पहुँच रहे हैं। लेकिन जब ये खाना ठंडा हो जाएगा तो भैया इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसके पार्टिकल्स की रेट ऑफ डिफ्यूजन भी घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो उतनी दूर तक ये डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हमें दूर से इसकी खुशबू महसूस नहीं होगी। तो इसका आंसर लिखना कैसे है वो समझ लो, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर अवे एज पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड हैंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। ठीक है, समझ में आ गया। गर्म खाने के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, यानी हवा में डिफ्यूज़ हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं और हमारी नाक तक पहुंच जा रहे हैं। लेकिन ठंडा खाना जो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम है। ठीक है, इसीलिए वो दूर तक उसकी खुशबू नहीं जा पा रही है, सीधा सा लॉजिक है। चलो ये हो गया। अगला देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मतलब यार एक डाइवर जो गोताखोर होते हैं, पानी में तैरते हैं, वो आसानी से स्विमिंग पूल के पानी को काट पाते हैं, मतलब अपना हाथ ऐसा करते हैं और वो पानी में आगे बढ़ते जाते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी ये हमें शो हो रही है? तो इसका सीधा सा आंसर है दिस शोज दैट वाटर पार्टिकल्स हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम। भाई जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता तो जो भी यहाँ पे डाइवर है, गोताखोर है, वो पानी को कट थोड़ी कर पाता, हटा थोड़ी पाता। जैसे आप एक सॉलिड दीवार ले लो, अब अपने दीवार पे, जैसे आप एक सॉलिड दीवार ले लो, अब दीवार पे हाथ मारोगे तो वो थोड़ी हट जाएगी, लेकिन पानी पे हाथ मारते हो पानी वहाँ से हट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स, क्योंकि पानी लिक्विड फॉर्म में होता है तो लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये तो मैंने आपको लिखवाई थी यार अभी, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पहला लेक्चर समझ में आया होगा। जो टॉपिक्स बच गए हैं हम उनको आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हर एक टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।